ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक कह लें एम्पिरिकल साइंसेस में से एक साइंस एस्ट्रोनॉमी है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्लामी तहजीब में राइज रही है और मदारिस में पढ़ाई जाती थी और उलमा प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी इस दौर तक किबला निकालने के लिए। और फिर औकात और नमाज के औकात भी उसमें आ जाते। ये 8 स्लाइड्स हैं। ये उसकी एक किताब की का पहले 2 1.5 सफ़े देखेंगे जो कि एस्ट्रोनॉमी पर है। और इसको क्योंकि आपने आर्किटेक्चर के हवाले से भी मेरे ख्याल है इस कोर्स में बात होती रही है, तो जो उस्ताद अहमद मेमार लाहौरी हैं उनके पोते की लिखी हुई है। जैसे हमने अर्ज की थी कि ये जो ख़ानदान है ये बहुत इल्मी ख़ानदान था, आर्किटेक्ट्स थे प्रोफेशनली, मगर ये क्योंकि तालीमी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा पुख्ता था मुग़ल पीरियड में, तो ये दरस व तदरीस में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। तो उसमें बाकी भी जो उलूम है जिसका पस मंज़र वो फतुल्लाह शिराजी के हवाले से कि ये जो पर्सपेक्टिव है या ये जो फोकस है ऑन द जनरल इंटेलेक्चुअल साइंसेस, तो उसके गालिबन तनाजुर में ये लोग मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इस तरह की किताबें लिखी इस ख़ानदान ने काफ़ी ज़्यादा, और दरस व तदरीस भी की और संस्कृत से ट्रांसलेशंस भी की। तो बहुत ज़्यादा ये एक इल्मी ख़ानदान था और ये इनका मैं तारुफ शायद करा चुका हूँ। बस ये पस मंज़र है तो साउथ एशिया ही है ना, जहाँ ये सब कुछ हो रहा था। लाहौर का ख़ानदान था और बाद में फिर दिल्ली में मुकीम हुआ। तो 3 जनरेशन्स तो इसके बाकायदा शाही आर्किटेक्ट्स रहे। वो मुझे डालनी चाहिए थी इंशाल्लाह, अगर ये साइंस मेले में दिखाएंगे तो लाजमी। अभी आप याद आ गया कि इसी खानदान के एक फर्द ने शाह आलम के ज़माने में, जब जीजे शाह शाह आलम बनाई जा रही थी, यानी कि हर बादशाह, मतलब कि तैमूर, बाबर, सारे जो भी बादशाह आता था वो अपने ज़माने के एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स कमीशन करता। तो 18th सेंचुरी में शाह आलम ने भी किए। और जयपुर का जो महाराजा था जय सिंह, वो भी अक्सर इंटेलेक्चुअल चीज़ों में जो हुक्मरान है वो इंटरेस्टेड होते थे। तो वो बड़ा एक्सपर्ट था एस्ट्रोनॉमी का, तो उसको इंचार्ज बनाया और उसके साथ पूरी टीम थी। और एक मेंबर जो था वो उस्ताद अहमद मेमार लाहौरी का ही शायद पोता पर पोता था। तो वो आर्किटेक्ट भी था, एस्ट्रोनॉमी, तो इस घर में एस्ट्रोनॉमी तो बहुत ही स्ट्रांग थे। तो उन्होंने मिलके फिर इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए जो जंतर मंतर के नाम से आज भी जाने जाते हैं, बहुत लोग वहाँ विजिट करते हैं। तो आपने शायद मैंने दिखाए होंगे कि वो बिल्डिंग से भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उससे एक्यूरेसी बहुत आ गई। उस जमाने की यूरोपियन टेबल से ज्यादा एक्यूरेट इनके टेबल्स थे। जय सिंह ने वहां से भी मंगाए थे टेबल्स। आज की उसका मेरा मकसद, जाहिर है एस्ट्रोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मुझे आता है, मगर हम कह रहे हैं कि इल्म का तसव्वुर क्या था। तो हम जब वो अ, इमाम दीन साहब हैं, मौलाना इमाम दीन रियाजी, इनका वो बुक देखेंगे ना, तो उसमें बुनियादी तौर पर जो तमहीद है वो सिचुएट करती है कि जो इस्लामी नजरिया है इल्म है उसकी बड़ी अच्छी अक्कासी करती है। तो बस हम वो देखेंगे। तो ये बात, उससे पहले जो हम बाकी कोर्स में चीज़ें पढ़ते रहे हैं, इस जो मैं अब तमहीद 3 स्लाइडें तमहीदी हैं, ये सब आप देख चुके हैं, तो सिर्फ याद दहानी के तौर पर कि ये तसव्वुर कायनात होगा तो उस मखतूते में जो बात हुई है वो होगी ना। वो उन्होंने सारी ये चीजें लिखी थोड़ी हैं, मगर उस वो लाजिम मलजूम ही उसमें नजर आ जाएंगी आप। तो हम कर यही रहे हैं कि जो जनरल हमने चीजें बताई हैं उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो फतुल्ला शिराजी की शक्ल में हो या जिस भी शक्ल में हो, या सर सैयद की शक्ल में हो। हमने जदीदियत और उससे तो शुरू किया था। वो हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले निगेशन ही पढ़ी थी मॉडर्निटी के उन्वान में।
तो अब हम उसको साउथ एशिया में देखा तो हमने सर सैयद सबसे पहले देखे, ये मैं कहने की कोशिश कर। तो ये विजन आप देख ही चुके हैं, तौहीद का। इस्लाम के जो बुनियाद है वो तौहीद है, तो वो फन में भी नजर आएगी, ये ताजमहल के छत में भी नजर आ रही है, और ये कुल अल्लाहु अहद जो है वो सूरह इखलास भी उसी चीज के आइनादार है। और फिर जो औलिया अल्लाह है वो उसका तहक्कुक कर लेते हैं, यानी कि वो उसको टेस्ट कर लेते हैं और उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। दुई अस खुद बदर करदम यके दीदम दो आलम रा, यके जूयम यके दानम यके बीनम यके खानम, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन, बजुज या हु व या मन हु कसे दीगर नमी दानम। बस यानी कि तौहीद, कुरान, इसमें भी कुरान आ गया ना, ये कुरानी आयत है, हुवल अव्वल हुवल, कि यानी कि जहां भी तुम चेहरा करते हो वहाँ खुदा का चेहरा है। तो ये लाजम मलजूम है, इंसान जो ट्रेडिशनल कोई भी फील्ड है, यहाँ तक कि गजल भी है, तो हम इसीलिए कहते हैं इश्क मिजाजी इश्क हकीकी, क्योंकि हर चीज के पीछे वहदत है, खुदा ही की सिफात है। तो ये बड़ा कमाल एक सिविलाइजेशनल हकीकत है। तो इस तो मकसद उसमें यही है, और ये उसको फिर बयान किया गया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, तो मैंने खल्क को खल्क किया ताकि मैं जाना जाऊं। तो ये उसी बात ही की बात कर रहा है कि ये इस्लामी एक इंस्टिंक्ट है कि हम अच्छी कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। अब तो हम सोचते भी नहीं है क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हर सिफत को हम वापस, इस मुसलमान की जो शिरस्त में यह है कि वो हर चीज को खुदा से जोड़ता है। खाना खाने से पहले उसका नाम लेता है, खाना खाने के बाद भी उसका शुक्र अदा करता है, क्योंकि तमाम, और से देखा जाए तो जो लफ्ज है ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तफसीर में आता है कि एक तरह का मैं ज़रा उसकी हम्द बयान करता हूँ शुक्र में, मगर इसका दूसरा एक मकसद, मतलब शायद कहते हैं अलिफ लाम जो पहले लगा हुआ है, कि तमाम तारीफ है ही अल्लाह की। तो वो भी वाहदतुल वजूदी नजर से देखें तो वो उसका दूसरा डीपर एस्पेक्ट सामने आ जाता है। अब हम अपने मौजू के करीब आते हैं। ये अखवानुस सफ़ा साइंस म्यूजियम, साइंस मेले में भी हम इनका कोई टेक्स्ट पेश करेंगे, बल्कि यही टेक्स्ट पेश करेंगे अरबी में और ट्रांसलेशन में। These forms which are perceived in the material world are the similitudes, तमसीलात हैं, of those which exist in the world of the spirits, arwah. These are the movers and those the moved. They endure, whereas these perish and pass away. अब देखें, बड़ी बात है। मौलाना रूम ने कहा है, हर नक्श रा के दीदी जिनसश जिला मकानस्त, गर नक्श रफ्त गम नीस्त, असलश चुजाविदानस्त। मौलाना रूम ने कहा कि इस दुनिया में तुम्हें जो भी नक्श दिखता है, उसकी असल का मतलब होता है उसकी असल, और उसका मतलब होता है उसकी जड़ जो है वो आलम जावेदा में है। अगर ये नक्श मिट भी जाए तो गम नहीं करो, क्योंकि उसकी असल जो है वो जावेदा है। हर नक्श रा के दीदी जिनसश ला मकानस्त, ला मकानस्त, गर नक्श रफ्त गम नीस्त, असलश चुजाविदानस्त। क्या बात है। इसी को अपना ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर मैं आपको बहुत दफा सुना चुका हूँ। बन दिलबर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया। ये आखिरी स्लाइड है इंट्रोडक्शन की। तो अब वो जो पहले हम बातें कर रहे थे वो एक तरह से मेटाफिजिक्स है, मगर उसका फिर कायनात में इजहार कैसे होता है, ये वो जुमला है जहाँ जहाँ से मैं असल में बात शुरू करना चाह रहा हूँ कि आर्ट एंड साइंस द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। साइंस, based upon the above worldview, science supposes that the unity and hierarchy within the divine order to be reflected in the created order of the cosmos.
Consequently, the various cosmological schemes in Islam sought to show the interrelatedness of all things. तो ये बड़ा अहम नुक्ता है वैसे। ओए ये क्या हो गया, आगे ही चला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो यूनिटी और हायरार्की वो ऑलरेडी डिवाइन रियल में होती है, वो आयाम साबिता की हायरार्की है बेसिकली। अब ये उसी यही जो यानी कि जो यहाँ बताया गया है उसका एक एग्जांपल है। दिस मिनिएचर डिपिक्ट्स मैन इन द बाउंड कॉस्मोस, क्योंकि सेंटर में अर्थ दिखाई गई, सराउंडेड बाय द हेवंस, ये हेवंस है, ये अर्थ है, मून है, इस तरह जो भी आते हैं, ये सन है येलो में, ये फोर्थ हेवन में आता है। ये जो 7 ट्रेडिशनल प्लैनेट्स हैं, आप देखिए ये कैसे स्पाइरल कर रहा है खूबसूरत तरीके से। सो दीज आर द हेवंस, surrounded by the heavens, each corresponding to one of the prophets. The zodiacal signs, ये zodiacal signs ये है, ये 12 बुरूज हैं। The lunar mansions, which symbolize the letters of the sacred alphabet, क्योंकि ये 28 ये lunar mansions हैं। देखिए मून चला गया, न्यू फुल मून है, फिर गायब होना शुरू हो गया, उसके फिर ये 28 सिंबल्स भी हैं जिनका नॉर्मली हमें नहीं पता होता। और क्योंकि जो हमारी अरबिक अल्फाबेट है उसके भी 28 लेटर्स हैं, तो वो भी लिखे हुए हैं। तो ये बुरूज के नाम लिखे हुए हैं, अल असद यानी कि लियो, अल सरतान कैंसर, ठीक है ना, सौर बुल वगैरह वगैरह। अच्छा आगे क्या, एंड फाइनली द एंजेलिक रेल्म, ये देखें जी, एंजल्स which are beyond the bound cosmos, which is above all space and therefore beyond the visible cosmos and itself the gate to the divine presence। ये एक कॉस्मोलॉजी है ना, और ये हर सिविलाइजेशन में कोई ना कोई कॉस्मोलॉजी होती है, मतलब गिवन है, इवन इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। चॉम्स्की का मैं लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो मर्जी हो, इंसान वर्ल्ड व्यू के बगैर रह ही नहीं सकता। चाहे आम आदमी है, उसने भी कोई तस्वुर कायनात बनाया होगा, गलत सही की बात नहीं हो रही, इंसान फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो अब मॉडर्न मेटाफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी क्या मटेरियलिज्म है, इसलिए उसका दायरा इतना महदूद है, मगर वो अपने रेल में, मगर फिर इतना इनरिच हो गया कि इंसान समझता है कि ये वाकई कुछ हासिल हो गया। जाहिर है ये तो आप पूरे कोर्स में देखते ही रहे। अब हम ये अपने असल मौजू पे आ जाते हैं। ये मैं आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ बुक। ये किताब है, ये अलबत्ता मखतूता नहीं, छपी हुई है 1920s 1914 सॉरी 1914, क्योंकि ये मदरसे के निसाब का हिस्सा था एस्ट्रोनॉमी। इसका नाम है शरह अत तशरी फिल तसरी, क्योंकि एक असल किताब है ये। चले वन बाय वन पढ़ते हैं। अच्छा, शरह इसलिए लिखा है, अच्छा, ये शरह जो है वो 20th सेंचुरी स्कॉलर की है, अबुल फजल मोहम्मद हफीजुल्लाह, ये शायद दिल्ली के आलिम थे। इन्होंने शरह की है किस पे, तशरीह पे। वो किसकी है, इमामुद्दीन बिन लुत्फुल्लाह मुहंदिस। लुत्फुल्लाह जो था, ही वाज वन ऑफ द 3 सन्स ऑफ अहमद मेमार लाहौरी, तो ये पोता है। सो ये अबुल फजल साहब ने शरह की है, इमाम दीन की शरह की, शरह है वो 1691 की लिखी हुई है। और शरह किस चीज की है इमाम दीन साहब की, शेख बहाउद्दीन मोहम्मद अल आमिलीज 16th सेंचुरी बुक तशरीह अल अफलाक। तो ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्कॉलरशिप। और ये हर इल्म में जो है ना, कमेंट्री अपॉन कमेंट्री इस्लामिक ऐसे है ही है। ये प्रिंटेड एट बाय अल मुश्तबाई प्रेस दिल्ली 1914। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनके जो पड़पोते हैं, जो ये फिर फैमिली
पाकिस्तान आ गई। तो अब जो इनके हैं यंग मैन, अब तो यंग नहीं रहे, 10-12 साल पहले मेरे पास आए थे कुछ यही पुरानी पब्लिकेशंस देके कि ये अभी भी शायद प्रिंटिंग वगैरह में है, ये करते हैं, तो कहते हैं कुछ पुरानी ये लीडिंग प्रेस थी मदरसे की बुक्स की। तो वो अपने रिकॉर्ड में से ना 8-10 हमारे लिए वैसे ही तोहफतन लेकर आए थे। कोई ग्रामर की, कोई जो बड़ी मशहूर मशहूर है, जो शुरू में फिका पढ़ाते हैं, वो उसकी जरूरी कदूरी, उसकी उर्दू कुदूरी है, वगैरह वगैरह। तो पहले आम पढ़े लिखे आदमी को वैसे इतनी बेसिक शरह आती थी, तो वो जाहिर है क्योंकि बुक्स अवेलेबल थी। एनीवे, ये होगी जी बात, इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। ये इसका एक टिपिकल पेज है, डायग्राम्स भी हैं अरबी में, जाहिर है सारा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन अरबी में चलता था। तो ये अभी हम देखते हैं, और ये जो हाशिया है वो इनका है, अबुल फजल मोहम्मद। तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के लिए लिखते थे, हाशिए लिखते थे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी करेंगे इसको। यहाँ से हम शुरू करते हैं। उससे पहले बहाउद्दीन आमली कौन थे? ये बहुत बड़े जीनियस थे ईरान के। was not only a theologian and a Sufi, but also a well-known mathematician, architect, alchemist, and authority on the occult sciences. ये बहुत बड़ा नाम है। वहाँ इनकी डिजाइन की हुई बिल्डिंग्स आज भी, मेरे ख्याल से खाजू ब्रिज भी इनका डिजाइन किया हुआ है, बड़ा फेमस है, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी। He revived the study of mathematics and wrote treatises on mathematics and astronomy. उन्हीं में से एक आज हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं इस तरह के लोगों को, स्कॉलर्स की जो बुक्स वगैरह हैं। हम में नहीं ना, इंग्लिश भी ये है ना, ये पढ़ रहे हैं मदरसों में। नहीं, पाकिस्तान में मदरसों में पढ़े। जाहिर सी बात, ये निसाब का हिस्सा है। उर्दू में है कि क्या है इसमें? अरबी में होता है सारा कुछ, ऐसा ना। कुछ स्टैंडर्ड वर्क्स थे, और भी थी एक आध इस हवाले से, मगर सिंस 1960s ये मदरसों में बहुत कम हो गया। ये नहीं कि खत्म हो गया, जो उलमा जो बड़ी उम्र के हैं, जो 1940s तक में पैदा हुए हैं, उन सब ने पढ़ा हुआ है। And wrote treatises on mathematics and astronomy to summarize the work of earlier masters. He was the last religious scholar of Islam who was also a notable mathematician. हाँ, ये कोई इतनी सही बात है। हाँ, नोटेबल शायद यही होंगे, वरना तो 20th सेंचुरी तक इमाम अहमद रजा खान बरेलवी बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बंदे को, या शायद अंग्रेज था, कायल कर लिया था। And who in this way personified, like his predecessors, the ideal of unification of knowledge, which Islam has always sought to propagate and realize. ठीक हो गया? तो मैं पहले बता चुका हूं। अब ये जो अल्फाज है ना, ये इमामदीन रियाजी के हैं। जो बहाउद्दीन आमली के होंगे वो अंडरलाइंड होंगे, और जो हाशिया है ये फजलुल्लाह साहब का है, दिल्ली के। पढ़ते हैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समा बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा। ये कुरान शरीफ से शुरू किया है, और ऐसी आयत ली है जिसमें आसमानों की बात है कि मुबारक है वो ज़ात जिसने बनाए, जाला का मतलब बनाए, आसमानों में बुरूज, और बनाए उनमें एक लैंप यानी कि सूरज, और चांद चमकदार। ठीक हो गया जी? जी रमीशा, आप सुन रही हैं? जी सर, सुन रही हूँ। ये तो बड़े हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है।
तबारकल्लज़ी जअला फिस समा या फिस समाई बुरूजन व जअला फीहा सिराजन। ये देखो लिखा है यहाँ शम्स, कॉमेंट्री में नीचे लिख दिया शम्स। कौलहू, उन्होंने कहा, जअला फिस समा, और ये जो आयत है, जअला अम्मा बमानी सहीर व बमानी फेल व खलक का इन काना बमानी अल अव्वल मफूलन बरूजन व फिस समाई। ये मैंने आज तक वैसे पढ़ा नहीं है, आप लोगों की बरकत से पढ़ रहा हूँ। तो इसकी हम स्टडी करेंगे मेरे ख्याल है रेहान के साथ, जो हमारे अरबी टीचर है हस्तनिश। चले आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाई हैं, चांद और सूरज वगैरह। और वह अरसला इलैना मुहम्मदन रसूलन दाइयन इलैहि बिइज़्निही बशीरम व नज़ीरा। क्या है खूबसूरत राइमिंग। और ये कि फिर उन्होंने हमारे लिए इरसाल किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल के तौर पर और दावत देने वाले के तौर पर, अपनी इज़न से। और वो खुशखबरी, ये कुरान टाइटल हैं हजूर के, बशीरम व नज़ीरा, जो बशारत देते हैं और मिसाल और वो देते हैं, नज़ीर पेश करते हैं। अब कहते हैं अम्मा बाद, इसके बाद फयकूल, नजर आ ही रहा होगा, फयकूल अब्दुल ज़ईफ, कहता है कमजोर बंदा, इमाम उद्दीन, अपना नाम ले रहे हैं, बिन लुत्फुल्लाह अल मुहंदिस, यानी कि द ज्योमेटर। लुत्फुल्लाह का मेरा ख्याल है तखल्लुस था मुहंदिस। अल लाहौरी, क्योंकि आपको पता ना अहमद मेमार लाहौरी कहलाते थे। फिर ये तशरीह कर और कहते हैं कि सुम्मा सुम्मा दहलवी, और उसके बाद दहलवी हो गए। इन हाजा शरा तशरी अल अफलाक लिल अल्लामा अल फहामा अल शेख बहाउद्दीन मोहम्मद अल आमली। समझ आ गई? इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। जी सायरा, ये मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, समझ आ रहे हैं। ये है ना? आर्ट थ्योरी में भी आपने करवाया दो दफा। बाकी फिर भी मतलब है, मेरे ख्याल से काफी अंडरस्टैंडेबल अरबी है। इन हाजा शरा तशरी अल अफलाक, तशरी अल अफलाक ओरिजिनल बुक है, और ये जो है ये शरा है। और ये तशरी अल अफलाक जो है वो अल्लामा अल फहामा शेख बहाउद्दीन मोहम्मद अल आमली सनफ सिन के लिखी हुई है। तो क्यों लिखी है? अला सबील इर्तिजाल मा मवानी अल इश्तिगाल। ये मुझे नहीं आता। अब हम आगे चलते हैं। भाई आइडिया आपको कहना, बड़े खूबसूरत बिगिनिंग है। आगे चलते अगले सफे पे क्या फरमाते हैं। बस ये दो ही सेंटेंस पढ़ने, इससे ज्यादा मेरी वो है नहीं औकात मगर पढ़ने में गरज नहीं है। अकूलना मा खलकता हाजा अय्युल फलक व मा फीहा बातिलन अबसन खालियन अनिल हिक्मा नस्बहु सुब्हानका फकना फजना अज़ाबन नार वजअलना मिनल मुतफक्किरीन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफि व व वख्तिलाफिल लैली वन नहार। क्या बात है। हमारी अक्लें जो हैं वो पीछे से कोई सेंटेंस आ रहा है, मगर यहाँ से जो अल्लामा है उन्होंने कोट किया कुरान शरीफ को कि हमने मा खलक तो हाजा अयुल फलक व मा फीहा बातिलन अबसन, के हमने ये जो मा खलक तो, जो मैंने
नहीं मैंने खल्क किया जो आसमान है और जो कुछ उनमें है, ऐसे ही नहीं, अबसन नहीं किया। ये खालियन, यानी कि बिल्कुल, ये दे नॉट जस्ट लाइक दैट। खालियन हिकमा, इसमें विजडम है। यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, बादशाह बेहतर इसको कर सकते हैं। मैं अंदाजन कर रहा हूँ, कुछ अल्फाज समझ आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगा। कुछ वो जो की वर्ड हैं उससे बस अंदाजा लगाने की कोशिश मैं असल में अंदाजा ये लगा रहा हूँ कि कुरान की है कि नहीं है। नहीं खलक किया ये फलक और जो उसमें है, और ये बातिलन अबसन खालियन अनल हिकमा सब। फिर है कि ये ग्लोरी। अब यहाँ से दुआ ये कुरानिक है, सुबहानका फकना फहफजना अजाब नार। या जो अल्लामा है उन्होंने ना कुरानिक दुआ पे बेस करके बनाया, ऐसे भी करते थे, वो झलकती है उसमें कि उस असलूब में फकना के हमें जो है ना हिफाजत में रखिएगा आग के अजाब से। ये उसका पीछे बैकग्राउंड है। अच्छा, ये जो लाइन ऊपर लगी है उसका मतलब इसके नीचे जो है ये कोटेशन है, माँ खलकता हाजा, ये कोटेशन है, ये फिर उन्होंने पुट डाली है, ये फिर कोटेशन है। ये बड़ा मजा आएगा ऐसे पढ़ने में, मगर आज मैं सिर्फ एक अंदाजा लगाना है। आगे चलते हैं। यहाँ हो गया ना कि हमें अजाब से बना, ये कुरानिक दुआ है। वजअलना, और हमें बना, ये दुआ है कुरानिक। या हाँ, हमें बना उनमें से जो गौर व फिक्र करते हैं आसमानों और जमीन की खिलकत में, और रात और दिन के आने जाने में। ये कुरानिक दुआ है, याद आ गई। क्लियर है जी? सायरा एंड रमीशा एंड फारूक साहब कैसे ये प्लेस कर रहे हैं नॉलेज को विद इन ये कुरानिक, है ना जी सर? ये भी वैसे कैसे जो काफी खूबसूरती से किया हुआ है इन्होंने। एक अपना पॉइंट भी बयान कर रहे हैं, दुआ भी है बीच में, और साथ आयत भी बयान की हुई है। हाँ बिल्कुल, बस क्या बात है। थैंक यू। ये सारा कुछ सूरह आल इमरान में से है? यार आप वहाँ क्या करी, ये बताए ना। ये तो मुझे पता है कुरानिक दुआ है, यहाँ से लाइन नहीं लगी। सुबहानका फकिना फहफजना अजाब नार वजअलना मिनल मुतफक्किरीन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ फिल लैली वन नहार। ये भी कुरान की दुआ है। अच्छा जी, ये कह भी रहे हैं, देखो अब यहाँ तो अल्लामा की वो हुई ना, अब ये कह रहे हैं जो इमामदीन है, इक्तिबास मिन कौलही ताला, कि ये जो है ये इक्तिबास लिया है कुरान शरीफ से। यही कमेंट्री में होगा ना। अब जैसे हम कंफ्यूज हो रहे थे, कोई स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कि लग तो कुरान रहा है मगर अब उसने चेक तो नहीं किया, तो ये भी क्लियर हो गया। इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्दा वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये अच्छा, ये आप कह रहे हैं इक्तिबास, कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं कुरान से इक्तिबास ले रहा हूं, अपनी कमेंट्री में मजीद ऐड कर रहे हैं, सॉरी। ये कह रहे हैं अल्लाह ताला के कलाम से ये इक्तिबास है। इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्दा वख्तिलाफिल लैली वन नहारा, के बेशक पैदा करने में आसमानों और जमीन के और आने जाने के रात और दिन के, वख्तिलाफिल लैली वन नहार ला आयात तिल्ली उलिल अलबाब, निशानियां हैं अहले दिल के लिए। ये पूरी टॉक का मकसद सिर्फ इस जुमले को सामने लाना है कि यानी कि वो
असल में लिटरली उलिल अलबाब का मतलब होता है जिनमें पुरमगज लोग, इसका मतलब है दोज विद एसेंस। और हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें कमेंट्रीज में ये फिर समझाया गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी बसीरत की आंख, दिल की आंख खुली हुई है, यानी कि बस यही है, अल्लाह वालों के लिए इस्तेमाल होता है ये। सूफिया सूफिया ये कहते हैं कि जहां भी ये आएगा ना, बुजुर्गों से मैंने खुद सुना हुआ है कि जहां लफ्ज आएगा लिउलिल अलबाब, कुरान शरीफ उसके बाद कोई बहुत अच्छी सी बात करे, इतना ये कंसिस्टेंट है। इस लाइन से टॉक शुरू होनी चाहिए उस कुरान को। बिल्कुल समझ, अगर आप तेजी तेजी बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अब देख लो, देख के कैसा एक्सपीरियंस होता है, या तो अच्छा होगा या डिजास्टर्स होगा। तो ये आप यू आर विद मी के जी, ये कह रहे हैं मैंने कुरान शरीफ की आयत की, क्या बात है कि वो हम पूरे कोर्स में इस तरह की ये सारी बात वैसे ना इट कम्स टुगेदर कि यू हैव टू हैव दैट आई ऑफ द हार्ट और दैट डिसर्नमेंट, तो फिर निशानियां नजर आएंगी ना। वरना अगर आप अपने हवास की आंख से देखेंगे तो आपको पत्ते नजर आएंगे और आसमान नजर आएगा, तो कुछ ना हिकमत नजर आएगी ना कुछ भी नजर, आयत कहाँ से आएगी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करेंगे तो फिर निशानियां नजर नहीं तो ये कह रहे हैं क्वालिटेटिव यानी कि आएंगी। ये जहान है, वो क्या है, चलो अभी याद आ जाएगा। अच्छा, स्कीम अच्छी बन गई है वैसे। कि मतलब है वो एक और शायर ने कहा है कि ये जहान है ही सूरत का, इस जहान में हकीकत या माने सूरत के अलावा देखे नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। इन आलम सूरत अस्त व मा दर सूरीम, मानी न तमादीद मगर दर सूरत, सूरत के अंदर हकीकत है ना मजाज के। एनीवे आगे चलें जी। अच्छा अब है असल बात कि भाई ये उलुल अलबाब है कौन, कुरान खुद ही बताता है, क्या बताता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। बेसिकली कर ये रहे हैं कि जो अल्लामा ने एक छोटा सा इक़्तिबास दिया उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, क्योंकि अल्लामा ने वो नहीं किया क्योंकि उसे पता है, सबको पता है, मगर कमेंट्री में ये और उसकी खूबसूरती निकाल रहे हैं। अब मुझे समझ आई। तो कहते हैं कि ये जो उलुल अलबाब है, कुरान ही को कोट कर रहे हैं कि दीज आर दोज हु रिमेंबर गॉड, जिक्र करते हैं, यानी कि सूफिया ही हुए ना, खड़े हुए और बैठे हुए और अपने पहलू में लेटे हुए, यानी ये फर्स्ट निशानी है कि दे आर द रिमेम्बरांसर्स, जाकिरीन है। और ये भी कुरानिक है, वह यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये ऐसा कोट किया लामा ने यहाँ पे मेरा ख्याल है, ये अल मुतफक्किरीना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। फिर वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना मा खलकता। अच्छा, जब वो उस पे गौर व खौस करते हैं तो किस नतीजे में पहुंचते हैं, इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ए रब, आपने ये सब कुछ बातिल नहीं बनाया, ग्लोरी बी टू यू। फिर ये दुआ मांगते हैं कि हमें आग के अजाब से निजात दिलाई। सही कहोगे। अब फिर अपनी बात शुरू करते हैं। वह इशारा इला इन तंजील असना अला अल्लाह आलमी अल हय वदल अला इस्तिजाब ए, इसको बंद कर, ये क्या हो गया, आगे चले गए पीछे चले गए, आगे चले। हाँ यहाँ थे ना, बस ये पॉइंट था। ये आप, और ये यहाँ तक आ गया अजाब अन्नार, और इसमें इशारा है अ- अल हय्या जो है ना, ये एस्ट्रोनॉमी का नाम है अरबी में, इल्म अल हय्त।
और कह रहे हैं ये दलील है उसके इस इल्म को हासिल करने की। वही कि इसको पढ़ाना और इसकी तहसील करना। वल वला वल लफ्ज़ ये नहीं समझ आया। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए कुरान से शुरू है, फिर हजूर पे आएंगे, फिर ऐसे पूरा एक पेडिग्री बनाएंगे। यहाँ तक पढ़े ना, इस्तिजाब तअल्लमुहु बल वुजूबुहु वल अम्र जमना, ये नहीं पता भी तहसील हो वल्लजी, ये नहीं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना नज़्ज़ला इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दा लि आयात। हजूर पाक ने फरमाया इसी तरह की चीज के इसमें आयतें हैं या निशानियां हैं। वैलुल लिमन लि अकहाली ला कहा बैन लिहैर वलम यतफक्कर फीहा फी रवायत। ये एक रिवायत है कि भाई जिसने नहीं गौर व खौस किया शायद उसके को बुरा भला कहा। अस्तगफुरुल्लाह, मेरा मुझे मुझे समझ आई है थोड़ी सी। अच्छा, रिवायत है वफी रिवाया उखरा, यानी एक और रिवायत है कि जो भेजा है ना कि भाई यानी कि उन पे खराबी हो, ये उन वैलुल लिमन उस पे खराबी हो कि जिसने इस आयत की किरात की और फिर फिक्र नहीं किया। हाजल आया वलम यतफक्कर फीहा। अब देखें, अब ये हदीसों से कुछ एक इस आयत की तफसीर बयान की, फिर आते हैं इमाम गजाली पे। वकाला अल इमाम अल गजाली, ये तो सब जानते हैं, मल्लम युरफल हया व तशरीहा फहुआ अनैना फी मारिफत अल्लाह। उन्होंने कहा कि जो इल्म एस्ट्रोनॉमी को नहीं जानता और इसकी तशरीह को नहीं जानता तो वो ऐसे ही है कि वो अल्लाह ताला की मार्फत में नामर्द है। समथिंग लाइक दैट, जो मुझे याद है मैंने उस वक्त देखा था। वो बरातल इस्तेहलाल कमाल आई खफा वसल्ला अला। अच्छा, ये अब वो कोट कर रहे हैं बहाउद्दीन आमली साहब की उससे, इस्तेहलाल कमाल आई, ये नहीं ला यखफा, ये खत्म हो गया। वसल्ले अला बद्र समा नबुवा, के दरूद हो नबूवत के आसमान के चांद पर। वह मरकज जु दायरतल फुतुवा ला यखफा। अच्छा, यहीं से शुरू। और यखफा माफी हा तीन अल फक्र, तीन ये कोई आगे, फिर आगे वो करेंगे उसको एक्सप्लेन इस जुमले को कि ये दरूद उन्होंने इस तरह दूध भेजा है हुजूर पाक पे कि बद्र समान नबूवा व मरकज दायरतुल फुतुवा, और जवां मर्दी के दायरे का मरकज। ला यखफा माफी, ये फिर जो भी आ, मिन बरा, ये इधर से बरात इस्तेहलाल हबीब का मोहम्मद नबी मुख्तार। ये फिर कोटेशन शुरू हो रही है, यानी कि वो दुरूद जो है वो सल्ले अला ऐसे करके हबीबी का मोहम्मद नबी मुख्तार, ये तो समझ गए। वह आले ही, और आपकी आल, बुरूज फलकल विलाया, और आपकी जो क्योंकि 12 बुरूज है ना, तो जो 12 इमाम हैं उनको कहा कि वो विलायत के आसमान के बुरूज हैं, जोड़ दिया। वह मतला शुमूसुल हदाया, क्या बात है, क्योंकि सूरज उन 12 बुरूज से में
गुजरता है तो आप जो हैं, जो 12 इमाम हैं, वो सूरज हैं हिदायत के। फलक अल वलाया व मतला आ शुमूसुल हिदाया अल आइम्मा अल असना अशर अल ता ता अत्तहारा। तो यानी बता दिया कि वो 12 इमामों की जिक्र कर। मैंने कहा ये आपको पढ़ के सुन। आगे ताबीर अब फिर ये यहाँ तक अल्लामा ने कहा ना, अब ये आगे उसकी तशरीह कर रहे हैं। उस जमाने में तो ईरान अहले तशरीह नहीं था, वो तो सफवी दौर तो तकरीबन इसी 16 सेंचुरी शायद हो, अल्लाह अलम, इसी सेंचुरी इसी टाइम में आया, तो ये हो सकता है शिया ही हो। अच्छा, अल अतहार, सॉरी, अल असना अशर अल अतहार वाला फिर। अच्छा, अब ये अपनी, ये आखिरी पॉइंट है अपनी कमेंट्री में कह रहे हैं, माफित ताबीर अन्नहुम बिल बुरूज व मतलब शुमूस मिन हसन अल बरा हुस्न अल बरा व बादा मबनी अलज, ये हमें नहीं पता। वहुवल हम्दु वस्सलातु व तस्मिया फयकुल। बस ये थोड़ा सा ये एक इस्तारा जो कायम किया है वो दिखाना मेरा मकसद था। अब आखिरी पेज है गालिबन, नहीं खत्म हो, बस एक टेस्ट था इधर। ये वैसे इंटरेस्टिंग है। मेरी तो लिंग्विस्टिक्स अच्छी बनी, क्या कुछ सीखे, क्या कुछ सीखे नहीं पागल। तो बस आप, उम्मीद है आप तक हमारा मकसद पहुंचा होगा। जी सायरा, कोई कमेंट या क्वेश्चन? सर मेरे पास क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है शायद। जो एस्ट्रोनॉमी जिससे आप के इस्लाम में सब लोग पढ़ते थे, मदरसे में भी पढ़ाई जाती थी, तो वो उसको किस तरह यूज करते थे? अभी जिससे अगर हम एस्ट्रोनॉमी या सितारों से रिलेटेड ही होता है ना वैसे तो, अगर उसकी बात करें तो वो इतना नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, तो वो नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस नहीं रखते नहीं, थे? नेगेटिव सेंस में तो एस्ट्रोलॉजी को लिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी तो फिजिकल साइंस है ना, जो नजर आ रहे सितारे। अच्छा, सही। ये बहुत, आप वैसे सवाल बहुत अच्छा है। ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मतलब है कि आपको पता है जो को पायलट बैठता है या उनके पीछे जो बैठता है, जो भी उसको कहते हैं कॉकपिट में, उसको ये इल्म आता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी एस्ट्रोनॉमी फॉर नेविगेशन, और आज तक होती है। वो कि अब ज़ाहिर कंप्यूटराइज सिस्टम्स के वजह से वो नहीं रही इसकी जगह ये 1980s से, मगर आज तक भी जो कॉकपिट में एक ना एक बंदा होता है, जिसको इसको कहते हैं सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमी, जो जियोसेंट्रिक होती है। मीनिंग टू से कि जैसे आसमान की मूवमेंट्स नजर आ रही हैं, ये एस्ट्रोनॉमी उस पे बेस्ड है, और ये मतलब कि फिजिकली जो नजर आ रहा है उसी पे बेस्ड है। और ये स्कूलों तक में पढ़ाई जाती थी 40s 50s में। इसको कहते थे, इसमें क्योंकि जो मैथ्स है, जो ज्योमेट्री और फर्क होती है, से आपको बता दें कि इसमें अर्थ को रेफरेंस लिया जाता है। लिया नहीं जाता है ही ऐसे, हमें दिखता ही सब ऐसे, हम अर्थ के रेफरेंस तो यही करा अभी भी ऐसे ही। लेकिन वो ऊपर नहीं, जहाँ हमें आसमान ऐसे ही नजर आता है ना जियो से, क्योंकि हम दुनिया पे खड़े, उसमें बहस में जानने की जरूरत नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिस इज द, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो आसमानों की मूवमेंट है ना, असल में आप अब हम देखते ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि अगर रात के आसमान को आप हर आधे घंटे बाद देखें तो आप देखेंगे सितारे मूव कर रहे हैं। और ये, और अगर अगर खुद नहीं आप पहचान सकती, हमें तो बचपन में जैसे बच्चों को बताते हैं, अब पता नहीं कि नॉर्थ स्टार कैसे लोकेट करना है। वो जो 7 सिस्टर्स हैं, उनकी जो उससे ऐसे लाइन खींचे तो नॉर्थ स्टार आ जाता है। वरना आप कंपास निकाल लें तो जो ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो नॉर्थ की तरफ, वो नॉर्थ स्टार होगा।
अब बच्चों को भी अगर पता है कि साइन कैसे आपने नॉर्थ स्टार देखना है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा आसमान नॉर्थ स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा है, खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत वैसे सीन होता है। तो ये तो एक बात है, मगर इसके बड़ी एनीवे इसमें कुछ चीजें ज्यादा अहम कुछ कम, यानी कि चांद की फेजेस, सूरज किस पोर्शन ऑफ द स्काई में है, वो सारा। और इसकी मदद से जो हमें नहीं आती मगर ये काफी आम नॉलेज थी इनटू द 40s 50s, उसको कहते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो कैलकुलेशंस जो हैं वो ट्रायंगुलेशन से करते हैं, मगर क्योंकि स्फेयर पे ये, इसके बुनियाद ये है कि आप शुरू से ही ऐसे है कि ये सारे सितारे वगैरह दे आर मैप्ड ऑनटू अ कंसेप्चुअल स्फेयर। तो वो फिर ज्योमेट्री की एक अलग ब्रांच है जिसको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसमें मुसलमानों का भी बहुत है, और ये इंसान हमेशा आसमान को देखता रहे तो बहुत एनीवे मैं उसमें, आप मेरा पॉइंट समझ गई? जी सर। अच्छा, अब इस्तेमाल क्यों होता, कैसे होता था? एक तो ट्रैवल में होता था, दूसरा किबला निकालने के लिए होता था। और आपने नाम सुना होगा, हमारे टाइम के अभी भी जिंदा हैं देवबंदी, जो सबसे बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं पाकिस्तान की, कराची में रहते हैं, उस्मानी ब्रदर्स, मौलाना तकी उस्मानी और मौलाना, दो भाई, दो थे ना, एक जज भी थे फेडरल शरीयत कोर्ट के, तो एक आलिम है अभी भी जिंदा है। तो एक 60s की बुक मैंने देखी, एक आई थिंक एरोनॉटिकल इंजीनियर की थी या क्या, यानी कि मॉडर्न बंदे की थी। तो उसने कहा कि ही वांटेड टू मेक अ स्टडी, वो बाय चांस मुझे वो सेकंड हैंड बुक शॉप पे कराची में मिल गई, बड़ा ही अच्छा लगा। तो उसकी तमीद में उन्होंने लिखा कि तो वो पीआईए वगैरह में काम करते थे, वो वाकई में ये न्यू द थिंग। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, इसकी स्टडी करना चाह रहे थे टू मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। तो उन्होंने इस्लामी तारीख में भी देखा, और फिर उन्होंने लिविंग उलमा से जाके बातचीत की। तो उन्होंने कहा जब मैं इन उस्मानी ब्रदर्स के वालिद से मिलने गया, उस वक्त तो हयात थे, बहुत फेमस है, उनका जो तफसीर भी बहुत फेमस है, अभी भी है, अभी नाम नहीं याद आ रहा। वो आए थे देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद कराची उन्होंने शुरू किया था। तो ये दो भाई उसी वक्त किसी मस्जिद की साइड से अपना इक्विपमेंट उठा के आ रहे थे, तो ये वहां से किबला सेट करके आ रहे थे। सो इट वाज अ प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। ये मैं पूरा जवाब ये देना चाह रहा था। हमारे तक तो आपको निकला हुआ है। जी सायरा। सर वो रफ़ी उस्मानी, उनका अभी इंतकाल हुआ है। आप जो नाम ले रहे थे, मैं देखूंगी उनका, आप जो बता रहे हैं बुक्स का। वाकई अच्छा। और एक और मैं सवाल पूछ लूं सर, अच्छा, अभी जैसा। मुफ्ती रफी उस्मानी और तकी उस्मानी, सॉरी अब जी। बोले। सर टर्की में जैसे अभी एक अर्थक्वेक आया था, तो एक साइंटिस्ट ने उसको पहले से बताया था कि जब इस तरह स्टार्स अलाइन होते हैं तो इस तरह के वाकयात होते हैं। तो वो भी इस्लामिक उसमें था, या वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह का सब्जेक्ट है? वो जो डच साइंटिस्ट ने किया है, जी सर। तो उसने स्टार्स पे थोड़ी किया था। वो लोग तो सीस्मिक वो जियोलॉजिस्ट हैं, वो तो बहुत वो फिजिकल साइंस से किया था उन्होंने। उन्होंने कोई ऐसी चीज, आई थिंक शिफ्ट्स इन द अर्थ समथिंग, मैं भूल गया हूँ, अखबार में आया था। तो वो तो उन्होंने एक इन्फरेंस की थी, वो तो फिजिकल साइंटिफिकली की थी, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल। पता नहीं सर, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी और उन्होंने पूरा स्टार्स को लाइन करके बताया हुआ था। सन, मून और अर्थ शायद एक लाइन में आ रहे थे, इस तरह से था। तो वो अलग इल्म है ना, वो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है। मेरा नहीं ख्याल डच साइंटिस्ट ने उसका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो मानते ही नहीं एस्ट्रोलॉजी को। तो मॉडल बनाते हैं अपने प्रोडिक्शन पर। आई डोंट नो, आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे शेयर करूंगी। नंबर दो, ये अब अगला पॉइंट, कि ये जो सारा कुछ है ना, ये एस्ट्रोनॉमी, ये इसकी एक तो फिजिकल साइड है, फिर एक इसकी
और साइड है जिसको आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी कहें। एस्ट्रोलॉजी के आगे फिर दो हिस्से हैं ना, ये अलग अलग नहीं किए जा सकते इतने वैसे। मतलब कई लोग जाहिर है इसकी स्पेशलाइजेशन में निकल जाते थे, वो एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं मानते थे, ऐसे है। मगर एस्ट्रोलॉजी का एक कंपोनेंट है जो बहुत इस्तेमाल होता था, और उसके लिए ये एस्ट्रोनॉमी की डेटा जरूरी था, वो आज तक है। वो ये है कि जो जो भी अलाइनमेंट्स होती हैं सितारों की, उसका असर माना जाता है, नॉट फिजिकली। आजकल के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हर चीज को साइंस के म्यार पे ले आए, जो कोई म्यार ही नहीं है इन चीजों का। वो है कि जैसे इसमें भी है ना कि इसमें निशानियां हैं, तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स भी बुनियाद बनाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स भी बुनियाद बनाते हैं, कुरान कुरान के इस जुमले को, कि ये मना नहीं है। मगर ये तो हो गया कि भाई ये चीजें, तो उसमें कई चीजें तो फोक विजडम में है कि जब चांद का ये फेज होगा तो ये इस टाइम पे ये रात को हम जो है ना बीज बोएंगे। अब ये सदियों से लोगों को पता है। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इसके मेडिकल भी बहुत सी, इब्ने सी में पढ़ रहा था, इब्ने सीना वगैरह में। बल्कि एक इनफैक्ट वो किताब भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इसी साइंस मेले के लिए, मैंने देखी थी, वो है किताबुल अजायब। इट इज लाइक अ कंपेंडियम, लाइक एन encyclopedia, जनरल encyclopedia फॉर द पब्लिक। तो उसमें ये पोर्शन डिस्कस किया गया है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो सीजन्स एंड मून के फेजेस का किस चीज पे क्या असर होता है। उसने सारे 28 या 14 फेजेस डिस्कस किए हैं और उनके असरात। अब ये कॉमन चीज थी ना, क्योंकि कायनात को तोड़ के नहीं देखते थे, होलिस्टिकली देखते। ये क्योंकि रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा तो मुझे याद आ गया आपकी बात से। ये कोरिस्पॉन्डेंसेस एक्चुअली ये भी अगर देखा जाए तो ये एस्पेक्ट ऑफ होलनेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक ही हकीकत है, वाह वो मैक्रोकॉस्मिकली जब एक हाँ सांस डोमेन में एक तरीके से एक्सप्रेस हो रही वाह है वाह, और वही एक और डोमेन में एक्सप्रेस हो रही है, तो इसलिए आपको कोरिस्पॉन्डेंस क्या नजर वाह आती है। वाह वाह। अब वो ये नहीं कि वो ये उस पर हाँ, फोकस करेंगे, वो एक ही हकीकत मुख्तलिफ हाय हाय। डोमेन्स में एक्सप्रेस बस हो ये रही सारी ये नोट कर लें, सेकंड पॉइंट ये आपने है। कहना। होलनेस वाला है। मगर आपने एक्सप्लेन बहुत खूबसूरती से किया ना। इस लेकिन जो स्पेशल टेम्पोरल डोमेन में रहते हैं वो उनका ध्यान जाता है कि हाँ वहां कोई चेंज आई है, तो उसने अपना इन्फ्लुएंस ट्रांसमिट किया है, तो यहाँ को चेंज आई है। बहुत आपने खूबसूरत इसको एक्सप्लेन किया है। इस हवाले से एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर। और ये जो ट्रेडिशनल इस तरह की इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह है, उसमें इस तरह जोड़ के चीजों को दिखाते भी थे। मिसाल के तौर पर अगर 12 बुरूज हैं, एक चांद का है और बाकी, मतलब कि एक लियो है एक पाइसिस है, ये दोनों मुझे क्योंकि याद है इसलिए मैं बताता हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि ये सारे जो भी, ये जो डिवीजन है 12 का, ये इंसान में भी होगा। ऐसे तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि इस हाथ में भी वही डिवीजन है, ये 3 3 के 12 है। एनीवे ये वर्टिकल है, एक्सिस है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। और क्योंकि बेसिक एलिमेंट्स हमेशा 3 होते हैं, जिस्म, नफ्स और, तो ये 3 का बहुत अहम रोल है और 4 का भी अहम रोल है। इसको कहा गया है कि जो देखे ना जी, 3 इज ऑफ द प्रिंसिपल, 1 2 3 हर चीज में नजर आएगा। 4 इज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मैनिफेस्टेशन में 4 आता है, इसलिए 4 जो है वो 4 एलिमेंट्स XYZ। 3 करें हम सामने हर रोज देख रहे होते हैं, और ये क्योंकि पता नहीं था तो सामने सारे सिंबल तो करें। 3 का मतलब ये है कि मैं बताता हूँ जी, 3 का ये है कि डिसेंट, एक्सपेंशन एंड रिटर्न, ये यूनिवर्सल है ना। अब ये हर चीजें पाई जाएंगे, और फिर जब इस दुनिया में उनका इजहार होगा तो वो 4 के हिसाब से होगा। क्या बात, क्या बात। तो ये मैं आपको आर्किटेक्चर में बता चुका हूँ कि 3 और 4 बहुत अहम जो वो बन जाते हैं। 1, आप सर्कल को देखें तो 1 जो है वो सेंटर है, यानी कि उसका सेंटर है, एब्सोल्यूट है। 2 जो है उस
प्रोजेक्शन है, मूवमेंट है, इन्फिनिट्यूड की वजह से है। तो 1 और 2 तो लाजमी है ना, यिन और यांग है। नेक्स्ट फिर आ गया 3, फिर आ गया 4। तो 3 + 4 = 7, कई दफा बता चुका हूँ। चांद की रिदम है। 3 × 4 = 12, सूरज की रिदम है। अच्छा, वापस कमिंग बैक टू दिस, तो इंसान में एक कई जगह में पढ़ रहा था 12 बुरूज और साइंस ऑफ द ज़ोडिएक। द हेड represents Leo, the feet represent Pisces। एकदम समझ भी आ जाती है। वो हो गया। लियो 1 है ना, सूरज 1 है, वो ही सोर्स है हर चीज की। पाइसिस का आपने निशान भी देखा है, डबल होता है ना, 2 फिश। और आखिरी साइन है आखिर से वही मैं कहने लगा, आखिर से तो हाँ, क्या बात। तो इसका फिर इतलाक मेडिकल साइंस में भी होगा, साइकोलॉजी में भी होगा, फिजिकल वगैरह वगैरह। बस 1-2 एग्जांपल्स। अच्छा, आखिरी बात, अब एस्ट्रोलॉजी का एक तो ये एक नेचुरल सा कॉरेस्पॉन्डेंस का इल्म है ना, वो ही सारा फिर लेटर्स में भी आ जाता है। वो बड़ा खूबसूरत है। फिर टाइम्स ऑफ द डे, एवरीथिंग। एक उसका जो है जिस पे डाउट और जिस पे बहस होती है, वो है कि फ्यूचर के बारे में कुछ कहना। हाँ, सारा आप शायद ये सोच रही थी। इसी को मसला। जी सर, कुछ ऐसे ही मुझे समझ आ रहा था, लेकिन आपने जो बताया उससे काफी क्लियर हो गया मुझे। और ये असल में बड़ा ही फाइन इल्म है, और जैसे जैसे आप इस इल्म को जानते हैं तो इसकी हकीकत सामने आ जाती है। और इस वजह से ये बहुत आम था, बहुत यूज किया जाता था। यानी कि इसमें फ्यूचर की बात नहीं है। मतलब कि कोई बादशाह जो है, उसने अगर कोई शालीमार गार्डन का संगे बुनियाद रखना है, तो वो लिखा हुआ है कोर्ट हिस्ट्री में कि एस्ट्रोलॉजर्स ने वो टाइम कैलकुलेट किया कि विच इज द बेस्ट मोमेंट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। खत्म बात। क्योंकि कायनात बामानी है, बेमानी, केओस नहीं है। सिमिलरली कि मैंने ये जंग पे कब जाना है वो एस्ट्रोलॉजर्स निकालते थे, सफर पे कब जाना है एस्ट्रोलॉजर। वो वैसे हर बात है कि वो उनकी एक्सपर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी उनकी है। नहीं नहीं, ये बहुत मतलब है नहीं जो एस्टेब्लिश्ड इल्म था, इसमें कोई वो तुक्काबाजी नहीं है। नहीं, लेकिन कोई एक एक्सपर्टीज तो तो चाहिए। जो जो बादशाह के पास बेस्ट एक्सपर्ट हाँ, होगा। हाँ सही। सर तो इसमें मेरे जहन में एक तो चीज आ हिडन रही है इस पैटर्न्स बात हैं जो अनकवर करना है ना। जी, इस बात से मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि पिछले टॉपिक से भी कनेक्ट कर रहा है कि ये जिस हाँ बात कर रहे हैं कि वो वक्त निकलवाते थे एस्ट्रोलॉजर से और वो सारा होता था, तो वो उस वक्त वाकई में इल्म इस्तेमाल कर रहे होते थे। आप एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ इंसानों का करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, फ्यूचर, वो मैं वाला कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया। तो जी। वो डिफरेंस भी तो क्रिएट बहुत ज्यादा हो गया ना उसमें, फिर वो उस तरह यूज होता भी नहीं है नहीं, असल में मोस्टली। मतलब है क्योंकि इसके बारे में काफी स्केप्टिसिज्म है, और सोसाइटी में प्राइवेटली तो लोग कर, मतलब कि इतना वसी पैमाने पे लोगों को इसकी समझ नहीं है। मगर अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, मैं तो इन प्रिंसिपल नहीं जाता कभी इस तरह से, मगर स्टडी थोड़ी मैंने की है, और अच्छे हैं, नहीं बहुत हैं, उनसे बातचीत भी की है, उनके लेक्चर्स भी सुने, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। तो उसमें पता ये चलता है कि अ, एक जो बहुत अभी भी बहुत फैमिली में शायद कराते होंगे, या पहले कराते थे, या अभी भी कोई जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो होता है बर्थ चार्ट। हाँ अच्छा, हाँ ये तो तो उसमें जो है ना, आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ के बगैर वो तकरीबन नहीं निकल सकता, हाँ बिल्कुल है। क्योंकि हर 3 मिनट बाद ना वो डिग्री वो चेंज हो जाता है। 360 है ना, खैर वो जो भी है मुझे इतना नहीं पता। मगर कहने का मकसद ये है कि जब आप पैदा हुए, तो वो 12 बुरूज का सर्कल है, उसमें सितारों की कोई ना कोई प्लेसमेंट होगी। यानी कि वो डे टू डे जो मूवमेंट है वो बहुत, और वो यानी कि मूवमेंट उसमें अलग कुछ भी हो सकता है, यानी कि इन्फिनिट वेरिएशन आती है। और जो हर हाउस है वो किसी एक चीज को गवर्न करता है।
इट इज सोफिस्टिकेटेड एंड ब्यूटीफुल। आर्किटेक्चरल पूरी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो वो इस नजर से देखें तो बड़ा ही वो हाँ। फैसिनेटिंग और बड़ा एक्यूरेट नजर आता है। ये बात तो है, अगर आप उसको सही तरह समझें तो बड़ा खूबसूरत फिल्म है। क्या क्या जी समझ जब वो वही बात कर रही हूँ कि वो जो डेडिकेशन आप एग्जांपल्स दे रहे हैं ना वो मायने रख रही है। मतलब अब चूंकि एस्ट्रोलॉजी जिसा सायरा ने भी कहा कि बड़ी गलत मानी जाती है, क्योंकि वही बात है कि वो अब आ, बस एक उस पे वो बन गया हुआ है। मतलब इस पे वो भी होती हैं, गेम्स होती हैं और वो सब होती हैं, तो वो बड़ा वो शायद मटेरियलिस्टिक सेंस में वो वो तो है, चीजें। ये वो अपनी जगह बात है, मगर बजाते इल्म वो अपनी जगह बहुत ही हाँ ट्रू। कमाल है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह हजारों साल पुरानी है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। अब जाहिर है जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं उसमें फिर भी गुंजाइश होती है फॉर इंटरप्रेटिंग, क्योंकि ये कोई साइंस उस तरह तो नहीं है 1+1=2, मगर बड़ी क्लियरली चीजें नजर आ जाती हैं। और जनरल पैटर्न पता चल जाता है। तो पर डिटेल्स में जाए तो वहाँ फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन वो तो फिर जाहिर है, वो तो जाहिर है। लेकिन वो एक आर्किटेक्चर एक आर्किटाइप थोड़ा सामने आ जाता है कि आप क्या है, व्हाट आर यू। उसमें मुझे अब याद आ रहा है कि कुछ उसमें चीजें कतई होती है, मतलब कतई तौर पर होती है। जैसे आपकी साइकिक कॉन्स्टिट्यूशन जाति जिसे कहते हैं, इसको ही पता चल जाते हैं। उस तरह की चीजें कतई होती है, क्या तो ब्राह्मणे गए कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, इस तरह की चीजें सोच चल जाती उन्हें मोटा मोटा के है। मतलब कुछ है कतई है, कुछ चीजें जो हैं उनमें जारी बात है वो यानी कि कुछ जो उसमें यानी कि एक तो 12 बुरुज तो फिक्स्ड है ना, फिर जो मूविंग प्लैनेट्स हैं उसमें ये 7 वाली जो बात है, ट्रेडिशनली 7 प्लैनेट्स हैं, उसमें सन एंड मून भी है, वीनस मरकरी मार्स जुपिटर एंड सैटर्न भी हैं, ये 7 हो गए। इन्हीं मून साइन जो है जिसमें जाती है वो मून साइन आपको represent करता है। ये 7 से ही 7 दिनों से भी उसको जोड़ा गया है। अभी जो आज सारी बातें हो रही हैं उसमें ये कॉरस्पॉन्डेंसेस की वजह से है ना। संडे का मतलब सन का डे, मंडे का मतलब मून का डे, सैटरडे का मतलब सैटर्न का डे, फ्राइडे एक वन ऑफ द मार्स के लिए। बस आप इसी से देख लें। क्या बात और हिंदी में भी यही है, सोमवार यानी कि सोम जो है वो मून के साथ है ना, वगैरह वगैरह। क्या बात। बुधवार ये उनके नाम है उन्हीं चीजों के। तो ये 7 planets जहाँ then they represent various things. Mercury represents the aspect of communication, how good a communicator you are. Moon will represent your emotional. अब वो मून किस में हाउस में उससे पता चल जाएगा, और किस डिग्री में उसकी इंटेंसिटी पता चल जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तुक्का इसमें बाजी कुछ नहीं है। एंड सो रैशनल फैकल्टी, फिर मतलब है कि कमाई वगैरह का हाउस, हेल्थ का हाउस, रिलेशनशिप्स का हाउस, फिर उसकी डिग्री, फिर उसका कंजंक्शन विद अदर प्लैनेट्स। बहुत मजेदार है, मुझे आता नहीं है वैसे कुछ भी। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह करे ऐसे हो ना। जी जी। हाँ वो भी है फिर, बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है ठीक हो गया। अब यहाँ हम खत्म करें जी, और कौन नहीं बोला? फारूक साहब की तबीयत डाउन है, और बोल सकते हैं तो प्लीज क्या बात। कमेंट और क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग थी आपकी बात। बड़ा अच्छा वो हो गया। इसमें एक जरा तशने की रह गई, और वो ये कि आपने ये जो अरबी की बुक है इसमें से अगर कुछ आप तस्वीरें ही झलक दिखा दें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की। एक तो आपने दिखाई थी, जरा दूर से तस्वीर थी पहली स्लाइड में, चंद तस्वीरें आ जाए तो जरा और कॉम्प्लेक्सिटी का उसके तौरनेस का अंदाजा हो जाए। ये वैसे एस्ट्रोलॉजी की बुक नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी की बुक। नहीं, मैं उसी एस्ट्रोनॉमी की ही बात कर रहा हूँ कि उसमें जाहिर है कि उसमें तस्वीरें, कुछ चार्ट्स, मैथमेटिक्स होगी जाहिर है, वो जी उससे मतलब ये कि बुनियादी तौर पे तो हम डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे, हम ये समझ रहे हैं कि इस टाइम के लोगों की क्या कैपेबिलिटी थी, कहाँ पर थे, साइंस कहाँ पर थी इनके पास, कितना नॉलेज था। तो वो थोड़ा सा वो अगर आप कुछ जी जी। चार्ट्स कुछ हैं मैथ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे हाँ बड़ा जी हाँ अच्छा जी। नॉलेज वाली चीज थी, बड़ी अच्छी थी। हाँ, मतलब कि हमने वो उसकी जो एम्पिरिकल साइड है वो तो हमने नहीं देखी, हमने सिर्फ भी देखा कि नॉलेज को कैसे कुरानिक एंड प्रोफेटिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने वो फिट किया ना।
पर्पस ऑफ नॉलेज, हाउ इज इट डिफाइंड इन अ ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन। तो बहुत मतलब एक तरह से बामानी हो जाता है, और जी उसको बिल्कुल। इंसान की रूह से जोड़ा है ना, उलुल अलबाब। मकसद भी यही हुआ कि आप जो है फिनोमेना को ट्रांसपेरेंसी उसकी देख पाए, उसके थ्रू देख पाए उसकी हकीकत तक, ना कि फिनोमेना कि आप बाइसेक्शन शुरू कर दें। यानी कि एक शख्स में सामने है, उसकी मैं बॉडी को डाइसेक्ट करके तो उसको नहीं समझूंगा ना, मैं उससे बात करूंगा फौरन समझ आ जाएगी। ये भी यानी कि इतना प्रॉब्लम है ना इन दोनों पर्सपेक्टिव्स का। और ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला है, ये भी एस्ट्रोलॉजी के जो, मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी से शगफ रहा है थोड़ा सा कुछ सालों पहले। तो एक तो ये कि इन दोनों के चार्ट्स कॉमन हैं, जो चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपको किस पॉइंट पे एक बंदा अगर पैदा होता है, किस टाइम पे पैदा होता है, तो उस टाइम पर क्या इन्फ्लुएंसेस थी, कौन सा सैयारा, कौन सी चीज किस कॉन्स्टिलेशन में थी और आ रही जा रही थी, एक तो। लेकिन बुनियादी बात इसमें इसको अगर आप ये कहें कि उस पर सुपरस्टिशन पर बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी जो चीज है वो यही है कि जो हाथ, एक ही हाथ है जो सारी चीज को चला रहा है, इसको भी वही चला रहा है, उसको वो चला रहा है, और ये एक एम्पेरिकल साइंस है। और जो इसके अच्छे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपको या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपकी जिंदगी के सारे वाकयात बता देते हैं, या अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो आप अपनी जिंदगी के वाकयात बताएं और वो आपको उससे बैकवर्ड वर्क करके आपको आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता देंगे। मतलब इट्स अ प्रॉपर साइंस। तो एनीवे, खैर ये वैसे ही जरा साइड पे भी एक्सेलेंट था। एक्सेलेंट, नहीं बड़ा मजा आया। तो बहुत शुक्रिया सायरा, रमीशा, फारूक साहब, अब्बास साहब और अफीरा। तो खुदा हाफिज, इंशाल्लाह संडे को फिर मुलाकात होती है। मैं एक चीज सायरा ने तो सुनी होगी, रमीशा आप अगर याद करा दें, या फारूक साहब, कि मैं कैलीग्राफी ऑफ द ताजमहल पहले तो नहीं इस क्लास को दिखा चुका। ताजमहल का आपने ओवरऑल जो प्रोपोर्शंस हैं वो तो दिखाई थी आपने, हाँ जी जी ठीक है। लेकिन कैलीग्राफी नहीं थी उसमें। मतलब ओवरऑल प्रोपोर्शंस की सामने से स्लाइड्स थी उसकी, जो जी सामने हाँ से जी प्रोपोर्शन किस तरह। जी जी एक ताजमहल भी था और मेरे ख्याल में एक आध और बिल्डिंग भी थी जिसको बिल्कुल आपने बिल्कुल। दिखाया मैंने अपने वो प्रोपोर्शन। रिकॉर्ड में चेक किया तो मुझे भी एग्जैक्टली यही मिला। बस मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि पैरेलल दो क्लासेस चल रही है ना, तो आर्किटेक्चर की भी चल रही है, उसमें क्योंकि दिखाई थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो इंशाल्लाह आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, द कैलीग्राफी ऑफ द ताजमहल। वो भी मतलब है उस जमाने की सारी जो इंटेलेक्चुअल एक माहौल का ही अक्कासी करती है। जी सारा। सर मुझे अभी याद आ रहा था एक बात, आपने आर्किटेक्चर में हमें एक बुक दिखाई थी, उसमें एक प्रिंसेस फाउंडेशन की आई थिंक किसी ने थीसिस किया था, स्टार्स की मूवमेंट से सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स निकाले हुए थे। तो वो भी हाँ काफी है कि जब आप स्टार्स को देखते हैं तो वो सारे वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम लोग ओ देखते हैं। बहुत अच्छी चीज है वो, याद कराई आपने। वो तो वाकई बहुत ही पावरफुल एक निशानी है।